चलिए, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम इसके पहले पीरियड में हम लोग पढ़े ऊर्जा के स्रोत के बारे में, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोतों के संबंध में हम लोग जाने हैं। जैसे कि तापीय ऊर्जा है ना, नाभिकीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है ना। तो हम काफ़ी जो है ऊर्जा के स्रोत के संबंध में जान चुके हैं। तो अभी हम जो है एक और ऊर्जा स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसका नाम है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग जीवाश्म क्या है उसको जानेंगे, है ना। तो जीवाश्म जो होता है वह जीव का अवशेष होता है। जीवाश्म, जिसको जीवाश्म कहते हैं ना, जीवाश्म माने जीव का अवशेष। जीव का अवशेष क्या हो सकता है ना, जिसको हम ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं वही जीवाश्म कहलाता है। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है ना, जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है ना, जो विभिन्न प्रकार के लंबे प्रोसेस के बाद जो है तैयार होते हैं। ठीक है। तो आज जो है हम लोग जीवाश्म ईंधन के संबंध में देखते हैं। हम दैनिक जीवन में वाहनों को चलाने और भोजन बनाने जैसे कार्यों के लिए किन पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, है ना। हम जो है दैनिक जीवन में जैसे भोजन बनाना है और वाहन को चलाना है, जैसे मोटरसाइकिल है ना, बस है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, जो डीजल या पेट्रोल से चलते हैं, है ना। इस प्रकार के वाहनों को चलाने के लिए जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, उनका इस्तेमाल करते हैं। भोजन बनाने के लिए हम लोग जैसे कोयले का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो कोयला, लकड़ी, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि ईंधन कहलाते हैं। ये सब ईंधन कहलाते हैं क्योंकि इनको जला करके हम लोग जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है। जैसे कोयला को जलाएंगे ऊर्जा प्राप्त होगा, लकड़ी को जलाएंगे ऊर्जा प्राप्त होगा, रसोई गैस जिसको हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है ना। ये सारी चीज़ जो है ये हमारे ईंधन है, क्योंकि इनको जला करके हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमको कहाँ से प्राप्त होती हैं, है ना। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं आगे। बहुत पहले पृथ्वी में हुए परिवर्तनों के कारण पेड़ पौधे पृथ्वी पर दब गए, है ना। कालांतर में बहुत पहले हो सकता है पृथ्वी के सरफेस पर, सतह पर उथल पुथल हुई हो। जैसे उथल पुथल का मतलब भूकंप है ना, ज्वालामुखी का फूटना और अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन है ना, जिसके कारण ये पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं और अन्य प्रकार के जीव जंतु हैं, है ना, पृथ्वी के अंदर दब गए। दब जाने के बाद धीरे धीरे उन पर मिट्टी का परत जमा होने लगा, है ना, होती चली गई होगी। वहाँ पर बहुत समय पश्चात जो है दब जाने के बाद धीरे धीरे उनके ऊपर में मिट्टी की मोटी परत जो है जमती चली गई होगी। बहुत अधिक दाब तथा गर्मी के कारण पेड़ पौधों के अवशेष कोयले में परिवर्तित हो गए, है ना। हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर जितनी ज़्यादा गहराई में हम लोग जाते जाएंगे वहाँ पर गर्मी जो है बढ़ते जाती है ना। और ऊपर से मिट्टी का जो परत बना था उसका प्रेशर, दाब और गर्मी के कारण पेड़ पौधे के जो कठोर भाग थे वो सब किस में बदल गए? कोयले में परिवर्तित हो गए होंगे, है ना। कोयला बनने की इस प्रक्रिया में हजारों वर्ष का समय लग गया, है ना। ये तुरंत हो जाने वाली प्रक्रियाएं नहीं हैं, है ना। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं जो होती हैं इसमें कई हजार साल जो है लग जाते हैं। जैसे वर्तमान समय में हम लोग कोयला का उत्खनन कर रहे हैं, ये कई हजार साल पहले से जो है पृथ्वी के अंदर दबे हुए होंगे और बहुत सारे क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो है ये बन पाए हैं, जिसको हम लोग जो है अभी कोयला के रूप में उत्पादन कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के रूप में उत्पादन कर रहे हैं। पृथ्वी के अंदर से इसको निकाला, इसको खनिज तेल भी कहा जाता है ना, खनिज ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं। इसी तरह मृत जीवों के अवशेष पृथ्वी के नीचे भारी दबाव तथा गर्मी के कारण पेट्रोलियम में बदल गए, है ना।
मृत जीवों के, है ना, ये सिर्फ जीव का ही अवशेष नहीं है, ये पौधों के भी अवशेष हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है भार के अनुसार पानी का कुछ अंश जो है उसमें रहता है। जैसे जीव का शरीर जो होता है वह भार के अनुसार 70% पानी से बना होता है ना। तो जब ये दबते हैं तो वहाँ से ये पानी जो है बाहर निकल जाते हैं दबने के फलस्वरूप, है ना, और पेट्रोलियम पदार्थ में बदल जाएगा। इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। देख लिए, जीवाश्म शब्द का उपयोग मृत जंतुओं और वृक्षों की उन संरचनाओं के लिए किया जाता है जिन्हें प्रकृति ने हजारों वर्षों से सुरक्षित रखा है ना। इसीलिए इसको जीवाश्म के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रकृति ने इसको हजारों साल से अपने अंदर जो है दबा करके रखी हुई है। पेट्रोलियम जमीन के अंदर चट्टानों के बीच दबा हुआ होता है, जिसे कुआं खोद कर पंपों के माध्यम से खींचकर निकाला जाता है। वर्तमान समय में हम लोग पानी जो है निकालते हैं, है ना, बोरवेल के माध्यम से, कुआं के माध्यम से, जो ज़मीन के अंदर पाई जाती है। उसी प्रकार से ये पेट्रोलियम पदार्थ भी ज़मीन के अंदर चट्टानों में पाए जाते हैं, है ना। अब चूँकि पृथ्वी के अंदर ये दबते चले जाते हैं, है ना, और जब दाब पड़ता है तो वहाँ से ये निकलते हैं जंतु के शरीर से, है ना, और किसी चट्टान के बीच में जा कर के ये इकट्ठा होते हैं। तो उसी को जो है हम लोग खोद करके कुआं के माध्यम से या बोरवेल के माध्यम से खोद करके जो है बाहर निकालते हैं। ज़मीन से निकाले गए द्रव पेट्रोलियम से सीधे तौर पर ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती, है ना। इसको सीधे तौर पर ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः इन द्रव को परिष्करणशाला या रिफाइनरी में भेजा जाता है, वहाँ पर इसको अलग अलग किया जाता है ना। यहाँ पर इसे पृथक करने की क्रिया में बहुत से उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है तथा पेट्रोलियम गैस है ना। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ से प्राप्त होती हैं। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि विदेशों से हम लोग मंगाते हैं, है ना, पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन विदेश से मंगाते हैं, तो वहाँ से प्योर होकर के नहीं आता है, उसको फिर प्यूरीफाइड किया जाता है, फिर उसको रिफाइनरी में डाला जाता है, जहाँ पर पेट्रोल को अलग किया जाता है ना, डीजल को अलग किया जाता है, केरोसिन को अलग किया जाता है। उसमें प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है, जैसे पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर हमको प्राप्त होती हैं। पेट्रोलियम द्रव जिन कुओं से प्राप्त होता है उनमें प्राकृतिक गैस भी होती है। जहाँ पर पेट्रोलियम द्रव प्राकृतिक रूप से जिन कुओं में पाया जाएगा उसमें प्राकृतिक गैस भी होती है। इसमें मुख्यतः मीथेन गैस होती है। देखिए, मीथेन मुख्य रूप से उसमें पाई जाती है, जो कि एक बहुत ही ज्वलनशील गैस होती है, जो आसानी से जलकर उसमें प्रदान करती है ना, बहुत आसानी से जल जाती है। इस गैस को संपीड़ित कर वाहन चलाने में उपयोग किया जाता है। इसे सीएनजी के नाम से जाना जाता है। देखो, इसको संपीड़ित कर दिया, संपीड़ित का मतलब गैस को जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसको संपीड़ित किया जाता है, दबा दिया जाता है ना। दबाने के बाद जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और उसको सिलेंडर में भर दिया जाता है, जिसको जो है सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इस नाम से जाना जाता है। हमारे देश में कुछ प्रमुख नगरों में वाहन सीएनजी से भी चलाए जाते हैं। जैसे आप चले जाएंगे दिल्ली में, है ना, और मुंबई में चले जाइए, इधर चेन्नई चले जाइए, है ना, इधर कोलकाता तरफ चले जाइए, तो वहाँ पर वाहन जो है सीएनजी से चलाए जाते हैं। वहाँ पर कई सारे सिलेंडर जो है गाड़ी के नीचे जो है लगा करके रखा जाता है और उन्हीं के माध्यम से गाड़ी चलाई जाती है। सीएनजी चलित वाहन सामान्य वाहन की तुलना में अत्यंत न्यून वायु प्रदूषण करते हैं। इनमें एकदम न्यून, बहुत ही कम मात्रा में प्रदूषण होता है ना, नहीं के बराबर। इसलिए इसको पर्यावरण मित्र गैस भी कहा जाता है। घरों में उपयोग की जाने वाली रसोई गैस से तो हम सभी परिचित हैं। हम लोग सब जानते हैं कि घर में जो रसोई गैस इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसे हम लोग भली भांति परिचित हैं। वास्तव में यह पेट्रोलियम गैस का द्रवित रूप है ना। पेट्रोलियम गैस को संपीड़ित करके द्रव रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना, जिसमें ब्यूटेन मुख्य रूप से पाई जाती है। इसमें ब्यूटेन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यह भी एक ज्वलनशील गैस होती है। ब्यूटेन के अलावा इसमें दो अन्य गैसें जैसे प्रोपेन और एथेन भी होती है। इसको याद रखिएगा, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन इसमें मिले हुए होते हैं। ये सभी हाइड्रोकार्बन गैस हैं। इसे द्रवित करके सिलेंडरों में भर दिया जाता है ना। इसको द्रवित कर दिया जाता है और सिलेंडर में भर दिया जाता है। इसे एलपीजी या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ठीक है, एलपीजी एक गंधहीन गैस है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो रसोई गैस अपन इस्तेमाल करते हैं वह गंधहीन गैस है।
अब आप लोग कहोगे कि जब वह निकलता है तो तीक्ष्ण गंध मारता है ना, वहाँ से तीक्ष्ण गंध निकलती है, और आप कह रहे हो कि रंग गंधहीन है ना, ये समझ से परे है। तो यहीं पर आगे दिया होगा, देखो, यह अत्यंत ज्वलनशील होती है ना, यह वास्तव में गंधहीन ही होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई गंध नहीं होता है। अगर यह इसके मूल रूप में अगर इसको सिलेंडर में भर के छोड़ दिया जाए तो इसका रिसाव होगा तो किसी को पता तक नहीं चलेगा। अब चूंकि यह बहुत ज्वलनशील गैस है, हल्की सी चिंगारी भी इसको आग लगने के लिए काफ़ी होती है ना, इसलिए इस कारण सुरक्षा की दृष्टि से इसमें एक तीव्र गंध वाली गैस मिलाया जाता है, देखिए, है ना, ताकि इसका रिसाव हो तो हमको पता चल जाए, है ना, और हम जो है सचेत हो जाएं, है ना। तो इसके रिसाव होने पर पता चलने के लिए इसमें एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस को मिला दिया जाता है, जिससे यह रिश्ता है तो हमको पता चल जाता है, जिससे भरे हुए सिलेंडरों से गैस रिसने का पता चल जाता है। ठीक है, समझ गए अब? ये गंधहीन होता है लेकिन इसमें एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस मिलाई जाती है। ठीक है, गाँव में गोबर के उपलों को जलाकर ईंधन की तरह उपयोग किया जाता है। उपले क्या होते हैं भाई? तो हमारे तरफ गोबर के केक बनाए जाते हैं, है ना। केक मीन्स जिसको हम लोग छेना के नाम से जानते हैं, चौड़ा चौड़ा ऐसे गोल गोल ऐसे बनाया जाता है। और कई जगह जो है, जैसे आप इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, जैसे किरोड़ी मलनगर तरफ चले जाओ, है ना, जैसे कोरबा तरफ चले जाओ, तो वहाँ पर कोयला का जो है इस्तेमाल कंपनियों के माध्यम से किया जाता है। तो उसका जो चूर्ण फार्म होता है, कोयले का जो चूर्ण होता है ना, उसके साथ गोबर को मिला करके गोल गोल भी बनाया जाता है, गेंद की तरह, है ना, छोटे छोटे गोल गोल गेंद की तरह बनाया जाता है, और जिसको ईंधन के रूप में जलाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो गोबर के जो उपले होते हैं या गोल गोल छेना है ना, इसको तो जानते ही होंगे आप लोग, है ना। तो इस प्रकार से जो है उसको बना करके सुखाया जाता है, और फिर उसको ईंधन की तरह जला करके खाना बनाने में, रोटी बनाने में आदि में उपयोग किया जाता है। अब देखिए, क्या गोबर से किसी अन्य तरीके से भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? ये एक विचारणीय तथ्य है, मनन करने वाली बात है कि गोबर के किसी अन्य तरीके से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है क्या, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक देखते हैं कि वास्तव में गोबर के अन्य तरीके से जो है ये ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है या नहीं। तो बहुत से क्षेत्रों में गोबर से गैस ईंधन तैयार किया जाता है। देखो, गोबर से गैस बनाई जाती है, ठीक है, और उसी गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए गोबर को पानी में घोलकर विशेष प्रकार से निर्मित बंद गड्ढे में डाला जाता है। यहाँ पर आपको एक तो चित्र दिखाई दे रहा होगा, देखिए, ये है ना, ये कौन सा चित्र है? बायोगैस संयंत्र। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नल लगा हुआ है, यहाँ पर एक डब्बा बना हुआ है जिसमें गोबर और पानी को एक में घोला जाता है, और यह जो है गोबर और पानी इसमें घुलने के बाद ये प्रवेश नली लिखा हुआ है, इस नली के माध्यम से गोबर और पानी जो है यहाँ आता है, ये यहाँ पर। उसके बाद वह यहीं पर जो है क्या बनता है? गैस बनता है। और गैस जो है, ये देखिए यहाँ पर, ये है ना, बायोगैस यहाँ लिखा हुआ है, ये एक प्रकार का टंकी है जहाँ पर यहाँ से गैस बन करके ये टंकी में इकट्ठा होता है। और यहाँ पर देखिए, ये एक तो पाइप लगी हुई है ना, यहाँ पर उसका नाब लगा हुआ है, यहाँ से हम उसको खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। और ये जो पाइप गई है इधर, ये पाइप, इस पाइप को ले जा करके हम अपने किचन में रखे हुए गैस चूल्हा या गैस स्टोव जिसको बोलते हैं, उसमें ले जा करके लगा कर हम लोग जैसे एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार से इस्तेमाल करके खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो गैस जितना निकलना रहता है, निकलने के बाद ये निकास नली लिखा हुआ है, यहाँ से उसी गोबर को इस डब्बे में ला करके छोड़ दिया जाता है, जिसको कि हम लोग खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, एक विशेष बंद गड्ढे में क्या किया जाता है? डाला जाता है। ये उसका गड्ढा है ना। गड्ढे में यह मिश्रण वायु की अनुपस्थिति में अपघटित होकर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैस प्रदान करता है। यहाँ पर अब चूंकि ये तो पूर्ण रूप से बंद रहता है ना, तो यहाँ पर वायु एक प्रकार से अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है ना, और बिना वायु के वह अपघटित हो जाता है, जिसमें से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैस प्रदान करता है। गैसों का यह मिश्रण वनस्पति और मृत जीवों के सड़ने से भी प्राप्त होता है। इस प्रकार के गैस जो है गोबर तथा मृत जीव जंतुओं का शरीर, है ना, मृत जीव जंतुओं का शरीर और कुछ वनस्पतियों का मिश्रण, है ना,
उनके सड़ने से भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, गैसों के इस मिश्रण को ही बायोगैस कहते हैं। चूंकि यह जीव जंतुओं से प्राप्त होता है इसलिए इसको बायो मतलब जीव होता है। ठीक है, और गैस है ना, तो जीवों के मृत जीव जंतुओं के सड़ने गलने से जो गैस प्राप्त होता है उसी को बायोगैस कहते हैं। प्राप्त गैस को गड्ढे के ऊपर लगे डोम से पाइप द्वारा बाहर निकाल कर उपयोग किया जाता है। ये डोम है, ये है ना, यहाँ पर जो गैस बनता है यहाँ पर इकट्ठा होता है, उसको ही पाइप के माध्यम से निकाल करके उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए बायोगैस के निम्नलिखित उपयोग हैं। एलपीजी की तरह भोजन पकाने में, इसका उपयोग एलपीजी की तरह भोजन पकाने में भी किया जाता है। दूसरा है प्रकाश उत्पन्न करने में, और तीसरा है गैस निकलने के बाद बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ खाद की तरह उपयोग में लाया जाता है ना। अब यहाँ पर जो मैं बताया कि यहाँ पर जो गोबर जो है गैस निकलने के बाद जो बचता है उसको इस नली के माध्यम से निकाल कर इस डब्बे में रखा जाता है, जिसको कि निकाल करके खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना। इसके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। देखिए, इसके उपयोग से बिल्कुल भी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक चार्ट बनी हुई है। इस चार्ट में क्या लिखा है? ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैसीय ईंधन। इसको अलग अलग मॉडिफाई करना है ना, सारणी में अलग अलग लिखना है। ठोस ईंधन क्या क्या है ना, द्रव ईंधन क्या क्या है, और गैस ईंधन क्या क्या है। तो ठोस ईंधन में क्या हो जाएगा, जैसे अपना लकड़ी है, कोयला है ना, ये ठोस ईंधन के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। द्रव ईंधन में जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। गैस ईंधन में क्या क्या आएगा, एलपीजी जैसे कि, है ना, सीएनजी है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाएंगी, तो उनको अलग अलग जो है इसमें लिखना है। कोयले के भंडार क्या हमेशा बने रहेंगे? अब ये एक प्रश्न हमारे पास उठता है कि क्या कोयले का भंडार हमेशा बना रहेगा? जैसे अभी उत्खनन करते जा रहे हैं, आप लोगों को एक छोटे से उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि कोयले का उत्पादन किया जा रहा है, जहाँ से कोयले का खनन किया जा रहा है, आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ दिन वहाँ से कोयला निकालने के बाद उसको छोड़कर किसी दूसरे जगह पर चले जाते हैं। तो वहाँ वो छोड़ के, उस खदान को छोड़ के दूसरे जगह पर क्यों चले जाते हैं? ठीक, वेरी गुड, क्योंकि वहाँ पर कोयला ख़त्म हो जाता है। अब ख़त्म होता है तो किसको, मिट्टी को थोड़ी खोदेंगे, जबकि कोयला वो खुद खनन किया जा रहा है वहाँ पर, है ना। तो ख़त्म होने का कारण क्या है कि वह ख़त्म हो जाता है और उसको छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे एक दिन ये कोयले का जो भंडार है पृथ्वी के अंदर, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। यह हमेशा नहीं बना रहेगा, है ना। धीरे धीरे जो है इस प्रकार से इसको खोदते 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 चले जाएंगे, तो एक दिन हो जैसी आएगी कि पूर्ण जो है कोयले का भंडार समाप्त हो जाएगा। अब दूसरा यह है, क्या पवन ऊर्जा का स्रोत समाप्त हो जाएगा? क्या ये जो पवन ऊर्जा है ना, इसके पहले हम लोग पवन ऊर्जा पढ़े, बड़ी बड़ी चरखियाँ जो है वहाँ पर लगाई जाती हैं, विंड फार्म स्थापित किया जाता है जहाँ से विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। तो क्या ये पवन ऊर्जा समाप्त हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। पवन ऊर्जा हमेशा ही बना रहेगा। पवन ऊर्जा का मतलब क्या है कि पवन समाप्त होना, वायु समाप्त होना। वायु समाप्त हो जाएगा तो ये पृथ्वी पूर्ण खत्म हो जाएगी, जीव जंतु बिल्कुल ही नहीं रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से पवन तो कभी खत्म होने वाला नहीं है ना, और पवन खत्म नहीं होगा, वायु खत्म नहीं होगा, तो उससे ऊर्जा भी प्राप्त किया जाता रहेगा, खत्म नहीं होगा। ऊर्जा के कुछ स्रोतों से लगातार ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है ना। कुछ स्रोत ऐसे हैं जिनसे लगातार ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है सब दिन, वे कभी समाप्त नहीं होंगे, है ना, कभी भी समाप्त नहीं होंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ स्रोत ऐसे हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जा रही है तथा वे तेजी से समाप्त हो रहे हैं। जैसे कोयला है, ऊर्जा प्राप्त की जा रही है अभी वर्तमान समय में, लेकिन धीरे धीरे वह खत्म होने के कगार पर पहुंच रहा है। अब कॉपी में बनाकर ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को वर्गीकृत कीजिए। जैसे देखिए, स्रोत जो समाप्त हो रहे हैं और स्रोत जो समाप्त नहीं होंगे। तो स्रोत जो समाप्त हो रहे हैं जैसे कोयला है ना, यहाँ पर लकड़ी है, यहाँ पर पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है ना। तो ये जो है समाप्त हो रहे हैं। और दूसरा जो है समाप्त नहीं हो रहे हैं, जैसे पवन है ना, सौर ऊर्जा है, जल विद्युत है। तो ये जो है नाभिकीय ऊर्जा है, ये समाप्त नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऊर्जा के स्रोत जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम को अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। अनवीकरणीय मतलब जो स्रोत नवीनीकरण आसानी से नहीं हो पाता, है ना, या नहीं होता, या आसानी से नहीं होता, या धीरे धीरे होता है ना, इसको अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। अनवीकरणीय का मतलब तो सीधा सीधा नवीनीकरण नहीं होना होता है
है ना। तो ये स्रोत जो है लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, ये इन स्रोतों का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता या आसानी से नहीं होता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, अभी पेड़ पौधे भी समाप्त हो रहे हैं, हम लोग पेड़ पौधों को काट करके नष्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बदले में लगाते नहीं हैं, तो उसका नवीनीकरण कहाँ होगा। जैसे कोयला है, कोयला ख़त्म होते जा रहा है और खदान जो है बंद होते जा रहे हैं, और उसमें नया कोयला बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना। तो इस प्रकार से ये अनवीकरणीय स्रोत कहलाएंगे। तथा ऊर्जा स्रोत जैसे पवन, जल को नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, क्योंकि ये जल जो है ना, यहाँ से वाष्प बन के ऊपर जाता है और फिर बादल के रूप में ऊपर से फिर गिरता है ना। उसी प्रकार पवन ये हमेशा बहते रहता है। जैसे मान लीजिए हमने उनको ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया श्वास लेने में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ले लिए, भोजन बनाए, फिर वहाँ से ऑक्सीजन भी बनाए। तो इस प्रकार से ये नवीनीकरण इनका होते रहता है। तो ये नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं, जो पवन है, सोलर एनर्जी है ना, सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है। और अनवीकरणीय स्रोत में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल है ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब आएंगे। नवीकरणीय स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। जैसे कभी सूर्य का प्रकाश कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, पवन कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, जल कभी ख़त्म होने वाला नहीं है ना। क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा जो है कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं तथा इनके उपयोग से पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचती है। इनके उपयोग से पर्यावरण को हानि नहीं होता है ना। जैसे पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे हम, उससे किसी प्रकार के पर्यावरण को नुकसान नहीं होना है। किंतु अनवीकरणीय स्रोतों पर भविष्य में भी ऊर्जा प्राप्ति के लिए निर्भर नहीं रहा जा सकता। लेकिन जैसे लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इन पर हम लोग बहुत लंबे समय तक निर्भर नहीं रह सकते, है ना। इसीलिए अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है LPG सिलेंडर है ना, सिलेंडर और स्टोव जो है बहुत ही कम कीमत पर वितरण किया गया पूरे देश में। इसी दिशा में वह एक कदम कहा जा सकता है ना, कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए और लकड़ी और कोयला को जो है बचा करके रखा जाए, है ना। इसलिए उन्होंने ये क्या बोलते हैं, इसका वितरण किया है, ताकि हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, है ना। क्योंकि हम इस पर लंबे समय तक निर्भर नहीं रह सकते ऊर्जा प्राप्ति के लिए, है ना। इनके उपयोग से पर्यावरण को भी हानि पहुंचती है, और जैसे कोयला जलाएंगे पर्यावरण को हानि होती है, नुकसान होता है। लकड़ी जलाएंगे, ऊपर से पेड़ पौधे को काटते हैं, ऊपर से पर्यावरण प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषण होता है ना। अतः इनके समाप्त होने के पहले ही हमें अन्य ऊर्जा स्रोतों को खोजना होगा। ठीक है, इसको समाप्त होने से पहले हमको अन्य ऊर्जा स्रोतों को खोजना होगा, नहीं तो हम भविष्य में अंधकार में जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। अब अगले दिन जो है अन्य और स्रोतों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए चलिए ठीक।